हेलो बच्चों, आर्म्स करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई का तो मन कर रहा है। तो पढ़ाई लिखाई को और मज़ेदार बनाने के लिए आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है और उस लेक्चर में हम लोग कवर किए थे हमारे दो साइंटिस्ट के वर्क। पहले हमारे साइंटिस्ट थे डोवेराइनर और सेकेंड नंबर पे आते हैं न्यूलैंड। तो उनका कहानी जहां पे खत्म हुआ था, क्या हुआ था? उनका कहानी जहां पे खत्म हुआ था, आज के इस सेकेंड लेक्चर में कहानी की शुरुआत वहीं से होगी। तो कहानी को शुरुआत करने से पहले या लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप यहां पे जुड़ सकते हैं और अपने सारे डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और अगर जुड़ गए हो तो चलिए करते हैं अपने लेक्चर को शुरू। तो आज का हमारा मेन पॉइंट है डिमित्री मेंडलीव के बारे में। अब ये कौन है भाई, इन्होंने क्या किया था? तो ध्यान से सुनो। डिमित्री मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे। कौन थे? रशियन साइंटिस्ट। और इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था और वो पीरियोडिक टेबल बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके काम किया था, जो कि आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतने एडवांस लेवल पे इन्होंने काम किया था। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने उस टाइम के जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी नॉन एलिमेंट थे, उनको अपने पीरियोडिक टेबल में सजा दिया था। यह बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो इनके बारे में जानने के लिए हम लोग चलते हैं न्यूलैंड के टाइम में। न्यूलैंड क्या किए थे? न्यूलैंड जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाए थे, उस पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट को ही वो सजा पाए थे। उसके बाद उनका लॉ फेल कर गया, उसके बाद उनका पीरियोडिक टेबल नहीं चला। और जब उनका पीरियोडिक टेबल में कुछ गड़बड़ी आ रहा था, उसी टाइम मेंडलीव इस पीरियोडिक टेबल पे दिन रात काम कर रहे थे, सोते जागते हर टाइम यही सोच रहे थे कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया जाएगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे सारे एलिमेंट को अरेंज किया जाए। और एक रात ऐसा भी आया कि जब वो सोए और उनके सपने में आइडिया आया कि पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज करना है। अब तुमको सुन के आश्चर्य लग रहा है कि पहले वाले डोवेराइनर साहब ने क्या किया, अर्थमेटिक मीन पे निकाल दिया। न्यूलैंड साहब म्यूजिक के शौकीन थे, तो चलो समझ में आता है कि म्यूजिक पे उन्होंने कुछ बैठाया होगा। ये सपने में ऐसे कैसे हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि दिन रात उसी पे काम करते थे। तुम लोग के जैसा नहीं। तुम लोग का सपना क्या आता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। ऐसा कुछ नहीं आता उनके सपने में। वो पीरियोडिक टेबल पे काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। तो इनका सपना भी उसी टाइप से आ रहा था कि कैसे सजाना है। और सुबह उठे और पीरियोडिक टेबल को सजाए, मतलब अरेंज किए और पीरियोडिक टेबल बन गया। उस टाइम इन्होंने टोटल 63 एलिमेंट, कितना एलिमेंट? 63 एलिमेंट हमारे नेचर में प्रेजेंट थे। और ये टोटल 63 एलिमेंट को सजा के 1869 में पीरियोडिक टेबल हमारे सामने लॉन्च कर दिया। अब पीरियोडिक टेबल बन गया तो ऐसे ही तो बना नहीं होगा, सपना भी आया होगा या इस पे काम भी किए होंगे, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन को तो फॉलो किए होंगे, कुछ तो इनका रूल होगा। तो उस रूल को मेंडलीव लॉ के नाम से जानते हैं। लॉ मतलब रूल होता है, तो मेंडलीव लॉ के नाम से जानते हैं। तो रूल को समझने के लिए जानते हैं हम कि स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, कैसे एलिमेंट को सजाया। इन्होंने एलिमेंट को ठीक वैसे ही सजाया जैसे डोवेराइनर साहब ने सजाया था और न्यूलैंड साहब ने सजाया था। क्या किए थे दोनों लोग? दोनों लोग एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए थे, यानी उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसका कम पहले, उससे ज्यादा को आगे, फिर आगे वाले को फिर आगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में जिसका एटॉमिक मास से ज्यादा उसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए थे। अब ये क्या बात हुई? ये तो सेम बात है। फिर इनका वर्क क्या हुआ? इनका वर्क यही हुआ कि ये न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल से सबक ले लिए थे। न्यूलैंड स्पेसिफिक हो गए थे ना कि हर एर्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट कर देगा, यानी हम कहीं से स्टार्ट करें उसका एर्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी इससे रिपीट करेगा। यानी कहीं से भी स्टार्ट करें, समझ लो, मान लो ए बी सी डी, कहीं भी कुछ भी ले ले, किसी को हम फर्स्ट मान ले, इसके 8th नंबर पे जो भी एलिमेंट आएगा उसका सी से क्या होगा? प्रॉपर्टी मैच करेगा।
इस चीज से सबक लिए और ये बोले कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो रिपीट करेगा, लेकिन वह हम डिसाइड करेंगे कि कब, कैसे और कहां प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। सजाएंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस के, ये फिक्स है, लेकिन प्रॉपर्टी कब, कैसे और कहां रिपीट करेगा, इसका डिसीजन कोई और नहीं हम लेंगे। और जब पीरियोडिक टेबल सजा के सामने रखेंगे तो देख लेना कि कैसे सजाया गया है, इतना टेंशन लेने की क्या बात है। तो चलो देखते हैं इनका पीरियोडिक टेबल क्या था। इनका पीरियोडिक टेबल समझने से पहले, इनका लॉ समझने से पहले हम समझते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। और जो लेक्चर फर्स्ट देखा होगा, पीरियोडिसिटी समझ गया होगा, बोले थे कि उस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे लेक्चर का, मेरे हिसाब से वो पीरियोडिसिटी ही था। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी को पीरियोडिक फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समझ लो, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को एक और नाम से जाना जाता है पीरियोडिक फंक्शन। या तो तुम पीरियोडिसिटी बोल लो या पीरियोडिक फंक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम है, एक ही काम है, सब चीज एक ही है। तभी क्या होता है, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, चलो इसी को समझते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ही समझते हैं। पीरियोडिक मतलब क्या होता है? एक फिक्स इंटरवल, क्या होता है? एक फिक्स इंटरवल के बाद कुछ प्रॉपर्टी मैच करता है, और जो प्रॉपर्टी मैच करता है उसी को तो बोलते हैं फंक्शन। यानी फिक्स इंटरवल के बाद, और किस चीज के फिक्स इंटरवल के बाद? अगर हमारे पास एलिमेंट बहुत सारे रख दिए गए हैं और उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे सजा रहे हैं, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद जिसका जिसका प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच कर रहा है वो एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, जिसको ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। यानी एक ग्रुप में आ जाएंगे जिसका जिसका सेम प्रॉपर्टी है, यानी अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करने पे कि जिसका जिसका एक दूसरे से प्रॉपर्टी मैच कर रहा है वो एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद जब लाइन में अरेंज होंगे तो उनका कुछ तो फंक्शन होगा। फंक्शन मतलब कुछ कैरेक्टर होगा, यानी कुछ कैरेक्टर मैच करेगा, या कुछ कैरेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, या कुछ कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। जैसे समझ लो, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। समझ लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और एफ जो आ रहा है उसका प्रॉपर्टी तुम्हारा ए से मैच कर गया। उसके बाद मान लो कि जे आ रहा है, जे का प्रॉपर्टी बी से मैच कर गया, के का प्रॉपर्टी फिर क्या हुआ, ए से मैच कर गया। सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए। अब जिसका जिसका प्रॉपर्टी मैच किया वो एक लाइन में आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए सर। अब आने के बाद क्या होगा, एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होगा, ये आ गए। अब आने के बाद इन तीनों के बीच में क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा। क्या होगा? कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगा, या कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे नीचे आओगे तो कुछ प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट, रेगुलर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े तो कुछ प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊपर से नीचे भी आएंगे, हम नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि नीचे से ऊपर जाए तो कुछ प्रॉपर्टी बढ़ जाए, या कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाए, या कुछ प्रॉपर्टी मैच कर जाए। जब एक ग्रुप में आ रहा है तो हम उल्टा ऊपर से नीचे से कहीं से भी देख सकते हैं। तो यही जो प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, या इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी, कुछ भी बोल सकते हो, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी। अब ध्यान से देखो, हम एलिमेंट को सजाए कैसे हैं, इसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे सजाएं। यानी ये जो पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन है वो कब आ रहा है, ये प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कब आ रहा है? ऐसे छोड़ देंगे तो आ जाएगा? नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे सजाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक, ये जो पीरियोडिसिटी है ये एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है। और यही मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है। ये समझ में आ गया होगा तो अगला जो स्टेटमेंट हम लिखवाएंगे वो समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं उनका स्टेटमेंट क्या था। तो स्टेटमेंट जानने के लिए इसको मिटाते हैं हम लोग, ये 63 एलिमेंट को भी मिटाते हैं।
देखो स्टेटमेंट ये था, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर periodic function of their atomic mass। कह रहा है कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट हो गया, और इसका जो प्रॉपर्टी है ये पीरियोडिक फंक्शन तभी शो करेगा, यानी पीरियोडिसिटी तभी शो करेगा जब हम एलिमेंट को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे सजाएंगे, तभी हमको पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन एलिमेंट के प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा। और ये समझ गए होंगे कि पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो यही इनका स्टेटमेंट है। इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। और नोट करने के बाद क्या करोगे, चलो बेचैनी तो बहुत हो रही होगी कि देखते हैं कि आखिर ये बनाए कैसे थे। तो जो पीरियोडिक टेबल अभी हम दिखाएंगे वो मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि ये रशियन साइंटिस्ट थे और जो भी लिखे थे वो रशियन लैंग्वेज में लिखे थे। तो जिसका ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है वो रशियन लैंग्वेज में है, लेकिन ये जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे। और क्या, तो ये जो लिखेंगे उसमें क्या होगा, इंग्लिश में उसका मॉडिफाइड वर्जन हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं इसका जो पीरियोडिक टेबल क्या था। अब जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ, और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है, जो ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल का कुछ खासियत है, कुछ टर्म हम लोग पहले जान लेंगे, क्योंकि बिना टर्म जाने और क्या डीप में इसकी बातें हुई वो समझ में नहीं आएगा। तो हल्का फुल्का देखते हैं कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, जिसको हम नाम दिए हुए हैं बेसिक टर्म। अब बेसिक टर्म में देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई ये दे रहा होगा कि ऐसे कोई 1 2 3 4, यानी वर्टिकल कॉलम की बात करें, ये कॉलम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहां पे फर्स्ट लिखा हुआ है एक ऊपर से नीचे एक वर्टिकल कॉलम तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और ऐसा कॉलम तुमको कितना दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखाई दे रहा है। यानी इनके पीरियोडिक टेबल में इसको नहीं इंक्लूड करना, ये दूसरा चीज है, इसको काउंट करोगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन उस चीज के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग जहां पे ये एलिमेंट सजा हुआ है, जहां पे एलिमेंट सजा हुआ है उस कॉलम के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पे तो कोई एलिमेंट थोड़ी सजा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हॉरिजेंटल कॉलम है, और इस हॉरिजेंटल कॉलम का नाम उन्होंने क्या दिया, ग्रुप दिया। देखो यहाँ पे लिखा होगा, इन्होंने जो हॉरिजेंटल कॉलम था इसका नाम था ग्रुप, और ग्रुप हमारा टोटल कितना था, 8 था, यानी 8 ग्रुप था। लेकिन इस ग्रुप में जहां पे ऊपर में 1 2 3 4 रोमन में लिखा हुआ है, उसके नीचे अगर गौर फरमाओगे तो देखोगे ए बी, ये मतलब क्या लिखा हुआ है, ए बी, मतलब ऐसे राइटिंग लिखने का शौक थोड़ी है, ए बी राइटिंग खराब हो गया कि चलो सुधार रहा है, ऐसा नहीं है। इसका भी कुछ मतलब है। ये जो ए और बी में बांटा हुआ है इसको ये बोले सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि ये हर ग्रुप में जितना भी ग्रुप था उसमें छोटा छोटा और ग्रुप बना दिए, जिसको बोला गया सब ग्रुप। और ये सब ग्रुप तुमको सिर्फ 1 से 7 के बीच में ही दिखाई देगा, 8 में कोई सब ग्रुप नहीं था। यानी टोटल 8 ग्रुप थे, और जिसमें से 1 से 7 तक जो ग्रुप था उसमें छोटे छोटे सब ग्रुप थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 7 तक ए और बी में सब ग्रुप में इन्होंने क्या किया, बांट दिया। सब ग्रुप के बारे में हम लोग जानेंगे कि सब ग्रुप में क्या है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ हमारा हॉरिजेंटल कॉलम है जहां पे एलिमेंट है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। जहां पे बोले थे ना एलिमेंट के बारे में सिर्फ हम देखेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ 1 2 3 4
5, 6 और 7, यानी टोटल 7 तुम्हारा हॉरिजेंटल ग्रुप भी बोल सकते हो, रो भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसको इन्होंने पीरियड का नाम दिया। तो जो वर्टिकल कॉलम था इसको ये ग्रुप बोले, और जो हॉरिजेंटल रो था इसको इन्होंने पीरियड का नाम दिया। और पीरियड टोटल कितना था? टोटल पीरियड हमारा जो है 7 था। तो ये तो समझ गए ग्रुप और पीरियड की कहानी। अब हम समझते हैं कि ये सब ग्रुप क्या है। ग्रुप तो समझ में आ गया, ग्रुप और पीरियड में, ग्रुप समझ में आ गया, पीरियड समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि सब ग्रुप क्या है। अब सब ग्रुप समझना है तो ये समझो, क्लास देखे हो, स्कूल वगैरह में क्लास होता है, तो क्लास बांट दिया जाता है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। तो वैसे ही समझ लो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8th तक क्या कर दिया गया, स्कूल को डिवाइड कर दिया गया। ये पीरियोडिक टेबल समझ लो एक पूरा स्कूल है। क्या है ये पीरियोडिक टेबल? पूरा स्कूल है। और जो एलिमेंट है ये बच्चे हैं, शैतान बच्चे। अब शैतान बच्चों को क्या किया गया, उनके क्लास के अकॉर्डिंग एक एक क्लास में उनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, सबको उनकी क्लास में डाल दिया गया। किसी को फर्स्ट में डाला गया, किसी को 4th में डाला गया, किसी को 8th में डाला गया। अब डालने के बाद क्लास बन गया, तो यही क्लास को तुम समझ लो ये हमारा ग्रुप है। अब क्लास में क्या होता है, जो भी बालक होता है सब उसको अलग बैठाया जाता है और बालिका को अलग बैठाया जाता है। अब एक सोच रहा है कि ऐसा तो हमारे स्कूल में नहीं होता है सर, हमारे यहाँ तो हम लोग साथ में एकदम चिपक चिपक के बैठते हैं। तो हो सकता है कि तुम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी भी इंडिया के बहुत ऐसा स्कूल है, बहुत क्या, तुम 80% स्कूल की बात करो जो गांव वगैरह में चलता है। वहाँ पे क्या होता है, लड़का अगर हिम्मत करके बोलने चला गया ना, किसी लड़कियों को देखा और बोला कि थोड़ा सा बुक मांगने चला गया कि बुक दे दो हमको, लड़की क्या बोलती है, लड़की सीधे बोलती है जुत्ती का नंबर पता है तुमको। अब लड़का का जितना भी कॉन्फिडेंस रहता है पूरा डाउन, और पूरे उसके क्लास के जितने भी दोस्त हैं उसको चिढ़ाते रहते हैं जब तक वो लड़का और लड़की रहे। तो ये कंडीशन होता है, इसलिए क्या किया जाता है, बच्चा और बच्चियों को क्या किया जाता है, अलग बैठा दिया जाता है। और उनका कैरेक्टर भी अलग अलग होता है। बच्चों को देखोगे जो बालक सब है उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल एक जैसा रहेगा, एक टाइप का जो है कपड़ा पहनेंगे। बात करने का, चलने का, खाने पीने, दोस्ती करने का, सोचने समझने का कैरेक्टर एक जैसे होगा। जो बालिका सब होगी उन सब का कपड़ा पहनने का, बैठने का, उठने का, बात करने का, चलने का, हर चीज का उनमें एक अलग सिमिलरिटी दिखाई देगी। यानी एक क्लास के अंदर बालक में कुछ अलग चीज दिखाई देगा और बालिका में अलग चीज दिखाई देगा। वैसे ही जैसे क्लास में 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, छोटा छोटा, बालक और बालिका में अलग अलग बैठा दिया जाता है, तो वैसे ही क्या किए, ये ग्रुप को क्या किए, 2 पार्ट में बांट दिए। एक साइड बालक को रख दिए, दूसरे साइड बालिका को रख दिए। अब बालिका एलिमेंट बालिका नहीं होता है, समझने के लिए बता रहे हैं कि बालक और बालिका में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ कि जो ए ग्रुप में है उसका जो है प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, और जो बी में है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा नहीं, सिमिलर होगा। सिमिलर कुछ प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगा। तो वैसे ही जैसे बालक का कुछ प्रॉपर्टी इधर मिलता है और बालिका का प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या होगा, इधर मिला। तो अगर हम बात करें सब ग्रुप की, तो सब ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी या सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। चाहे तुम फर्स्ट का ए में बात करो तो सिमिलर प्रॉपर्टी मिलेगा, फर्स्ट का बी में बात करो तो जितने एलिमेंट होंगे उनमें क्या होगा, एक जैसा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। सेकेंड का ए में बात करो तो एक जैसा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, सेकेंड का बी का बात करो तो एक जैसा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो यही ये सब ग्रुप की कहानी थी। अब सब ग्रुप में देखो, अब क्लास में क्या होता है, क्लास में जो भी बालक और बालिका होता है सब एक क्लास में, भले अलग अलग बैठ रहा है, सबका कैरेक्टर प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन उनमें कुछ चीज सिमिलरिटी होता है जो सेम होता है। सिमिलरिटी यहां पे बोलना सही नहीं है, सेम होता है। और सेम क्या होता है, सेम सिलेबस उन लोगों को पढ़ना होता है, सेम बुक पढ़ना होता है, और एक टाइम में सेम चैप्टर भी पढ़ते हैं लोग, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। वैसे ही सब ग्रुप की बात करें तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करें, इस पूरे ग्रुप की बात करें, कि कोई भी ग्रुप ले लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी ग्रुप की बात करें, चाहे वो ए में हो या बी में हो, सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम होगा। क्या सेम होगा,
वैलेंसी सेम होगा। अभी वैलेंसी क्या होता है सर, पिछले क्लास में भी आप वैलेंसी में ऐसे ही बता के निकल गए थे। देखो वैलेंसी हम लोग निकालना सीखेंगे, हबड़ाओ नहीं, वैलेंसी हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का मतलब हो गया ना कि तुम किसी भी एलिमेंट को ले लो, अपने आप को स्टेबल होने के लिए, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे हम और तुम अपनी बात करते हैं, हमको भी स्टेबल होना है, चैनल को ग्रो कराना है, तो हम ज्ञान को जो है दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नॉलेज को डोनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, तो हम डोनेट कर दिए। तुम नॉलेज को गेन कर रहे हो स्टेबल होने के लिए, तो हम डोनेट कर रहे हैं, तुम ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहां पे डोनेशन और एक्सेप्टेंस की बात है। और किस लिए सब हो रहा है कहानी, ताकि हम लोग स्टेबल हो जाए। वैसे ही ये एलिमेंट भी, इलेक्ट्रॉन कोई देता है कोई लेता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया वो उसका वैलेंसी हो गया, या कोई जितना इलेक्ट्रॉन लिया वो उसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। तो सेम ग्रुप में सबका वैलेंसी सेम होगा, चाहे वो ए में हो या बी में हो। तो इन्होंने वैलेंसी बताया बोले कि फर्स्ट का वैलेंसी 1 होगा, सेकेंड का 2 होगा, थर्ड का 3, फोर्थ का 4, फिफ्थ का 3 और 6 का 2, 7 का 1 और 8 के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। बोला कि अभी इसके बारे में बात करना सही टाइम नहीं है, बात किया जाएगा लेकिन बाद में। अब ये कैसे निकाल लिए सर, 1 2 3 4 फिर 2 3 2 1, ये निकालने का प्रोसेस है, बताएंगे कैसे निकाला जाता है। फिलहाल इसको माइंड में रखना कि इनके जो पीरियोडिक टेबल में था, पहले क्या हुआ, वैलेंसी इंक्रीज हुआ, फिर 3 to 1 यानी डिक्रीज हुआ। तो ऐसे पैटर्न उनको देखा गया। और किसी भी ग्रुप की बात करो, इस ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी 1 होगा। या हम बात कर ले फिफ्थ का, इसमें जितने भी एलिमेंट है, चाहे फर्स्ट में है चाहे सेकंड में है, सॉरी ए में है या बी में है, इनका वैलेंसी सेम होगा। तो वही हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सेम ग्रुप है सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी अगर सेम सब ग्रुप में है तो प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। लेकिन अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो उस पूरे ग्रुप में क्या होगा, वैलेंसी सेम होगा। तो ये था इनके पीरियोडिक टेबल का कुछ बेसिक टर्म एंड पॉइंट, जिसको अगर हम लोग समझ गए तो इनका मेरिट और क्या क्या ये बात किए उसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इनका मेरिट क्या था। तो अगर इनके पीरियोडिक टेबल के मेरिट की बात किया जाए तो बहुत ही एडवांस लेवल का मेरिट था। अगर मेरिट नहीं होता तो इनका पीरियोडिक टेबल इतना हाईलाइटेड नहीं होता। जो सबसे पहला मेरिट था वो मेरिट ये था कि इन्होंने उस टाइम टोटल 63, कितना 63 एलिमेंट हमारे नेचर में पाए जाते थे, और उन 63 एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, ग्रुप कर दिया। कितने एलिमेंट थे उस टाइम, टोटल जो है 63 एलिमेंट थे। उन सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे सजा दिया। और सजाने के बाद क्या किया, सिर्फ ऐसे ही नहीं देख लिए कि अच्छा चलो सिमिलर प्रॉपर्टी मिल रहा है सजा दे, नहीं, एक स्टेप आगे ये बढ़े। और उस स्टेप में इन्होंने क्या किया, उस स्टेप में उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और फॉर्मूला लिखा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका फॉर्मूला ये बना, ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका फॉर्मूला ये बना। सारे एलिमेंट का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखे। उसके बाद फिर उन्हीं सारे एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए। अगर वो एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो हाइड्राइड बनाएगा, यानी इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ रिएक्शन कराया और सारे फॉर्मूले को लिखे। उसके बाद ये भी एक बेसिस रखे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए, यानी जितने ये है सबका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला मैच किया। ये एक बहुत बड़ा काम था, सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये इनका दूसरा मेरिट था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड मेरिट ये था कि जब सजा रहे थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, तो ये देखे कि अच्छा चलो अभी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 1 आया,
किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, उसके बाद देखिए 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर देखिए 15 आ रहा है, फिर 16, 17, 18, 19, 20 के बाद देख रहे 27 आ रहा है। यानी जो जंप हो रहा था एटॉमिक मास, पहले तो सही आ रहा था, फिर बीच में अचानक बहुत ज्यादा गैप आ जा रहा था। तो जब ये गैप आ रहा था तो इन्होंने सोचा हो सकता है कि फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर्ड हो। तो और एलिमेंट डिस्कवर्ड हो उसके लिए ये अपने पीरियोडिक टेबल में सजाते सजाते गए, जहां पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा था एटॉमिक मासेस का, वहां पे इन्होंने गैप छोड़ दिया, ताकि फिर से अगर एलिमेंट डिस्कवर हो तो बिना डिस्टर्ब किए हुए इनके पीरियोडिक टेबल में फिक्स हो जाए। तो देखो तुमको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ये सारे गैप है, और भी इधर सारा तुमको गैप जो है देखने को मिलेगा कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, एलिमेंट खोज हो। तो ये इनका तीसरा मेरिट था। और चौथे मेरिट की अगर बात किया जाए तो मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग, सोच के देखो तो लगेगा कि बाप रे बाप कितना बड़ा काम किया इन्होंने। और ये प्रॉपर्टी, ये मेरिट मेरा फेवरेट है। इन्होंने आने वाला जो एलिमेंट है जिसका कोई पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, उसका प्रॉपर्टी इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। यानी उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये सारा प्रॉपर्टी जो खोज नहीं हुआ है उसका प्रॉपर्टी इन्होंने बताया। और जब खोज हुआ तो वो सारा प्रॉपर्टी 99% मैच कर गया। है ना कमाल की बात, इतना एडवांस लेवल का ये सोचे थे। तो इन्होंने कुछ का नाम और प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किया। पहला है इक्का एल्यूमिनियम और दूसरा है इक्का सिलिकॉन। इक्का जो वर्ड है ना, ये यहां पे इक्का जो वर्ड दिया हुआ है, ये इक्का एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है फर्स्ट। अब देखो यहां पे समझते हैं, एल्युमिनियम हमारे यहां पे है और इक्का एल्युमिनियम हमारे यहां पे आएगा, यानी इक्का मतलब फर्स्ट एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम के बाद ये आएगा। क्या होगा, इक्का एल्युमिनियम का मतलब ये हो गया एल्युमिनियम, और यहां पे रहेगा इक्का एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम के बाद एल्युमिनियम पहले फिर वो एलिमेंट। फिर बोले सिलिकॉन के बारे में, इक्का सिलिकॉन, तो यहां पे सिलिकॉन पहले सिलिकॉन आएगा फिर वो आएगा, और बाद में चल के इक्का एल्युमिनियम का नाम हो गया गैलियम, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं गैलियम के बारे में, और इक्का सिलिकॉन का नाम हो गया हमारा जर्मेनियम। अब देखो यहां पे स्क्रीन पे तुम्हारे दिखाई दे रहा होगा इक्का एल्युमिनियम का कैरेक्टर, और देख के बताओ जो ये प्रिडिक्ट किए थे और जो एक्चुअली में बाद में पाया गया, सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम था इनका। मतलब बोला जाए यार, इतना इतना डीपली कौन सोच सकता है, जो खोज ही नहीं हुआ, जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसका प्रॉपर्टी हम बता दें। लेकिन थे जीनियस, ये बता दिए। उसके बाद एक और इन्होंने काम किया। वो काम ये था कि जब इनका पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस टाइम नोबल गैसेस का खोज नहीं हुआ था। नोबल गैसेस मतलब इनर्ट गैसेस, जो तुम्हारा बोल रहे हैं, जो हमारा हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, नियॉन है, ये सारे नोबल गैस है। अभी हमारे 18 ग्रुप में पाए जाते हैं, जिनको इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। उसका खोज नहीं हुआ था, उसके लिए भी इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया। जब वो खोज हुआ तो इनके पीरियोडिक टेबल में रखा गया, तो इनका पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये था इनका जो है फोर्थ या फिफ्थ जो भी है इनका पॉइंट है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है स्पेस फॉर नोबल गैसेस। उसके बाद 6 पॉइंट ये बोले, 6th पॉइंट ये था कि अगर हम इस साइड से इस साइड की तरफ बढ़ेंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, तो देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ट्रांजिशन होगा। अब ये क्या होता है सर, मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ट्रांजिशन? मतलब समझ लो 6 स्टूडेंट है, जिसमें 3 लड़का है और फिर लगा दिया गया 3 लड़की। हाँ, अब तो कान एकदम खड़े हो गए होंगे, कुछ तो मिलेगा सुनने लायक, लेकिन देखो सुनने लायक कुछ नहीं मिलेगा।
बस यही तुम लोग को सुनना है। देखो 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 लड़का, 1 2 3 लड़की, टोटल 6 स्टूडेंट है। अब बोला जाए कि इस साइड से इस साइड बढ़ा जाए तो बोला जाए ना कि यहां तक 3 नंबर पे पहुंचेगा तो बोलेंगे कि अब बॉय का कैरेक्टर खत्म, क्या होगा, अब यहां से गर्ल्स का कैरेक्टर स्टार्ट होगा, यानी गर्ल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। या इस साइड से इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, बोलेंगे कि यहां से यहां तक आने पे गर्ल्स का कैरेक्टर खत्म हो गया और बॉय का कैरेक्टर स्टार्ट हो गया। वही बात है, देखो इधर तुम्हारा लिथियम, बेरिलियम और ये बोरॉन तुम्हारा क्या है, मेटल है। अब मेटल यहां तक आया, उसके बाद क्या हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तुम्हारा नॉन मेटल हो गया। यानी कह सकते हैं जब हम इधर तक गए तो मेटालिक कैरेक्टर खत्म, और यहां से क्या हो गया, नॉन मेटालिक यानी नॉन मेटल स्टार्ट हो गया। यही इनका 6 पॉइंट था। और 7 पॉइंट तो बहुत ही कमाल का था। 7 पॉइंट में इन्होंने एलिमेंट का एटॉमिक मास को करेक्ट किया। अभी तक कुछ कुछ एटॉमिक मास गलत जो है आ रहा था, उसको वैसे गलत ऑर्डर में सजा दिया गया था। जैसे हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम के साथ हुआ क्या था, ऐसा माना जाता था कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है 14.9 है। कितना, 14.9। लेकिन इन्होंने करेक्ट करके इसको कितने में चेंज कर दिया, इन्होंने 9.01 में इसका जो है एटॉमिक मास को करेक्ट किया, जो एक बहुत बड़ा बदलाव था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज माना जाता था, देखा गया यहां पे पीटी मतलब प्लेटिनम और एयू मतलब गोल्ड, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, यानी ये इससे ज्यादा, ये फिर 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 ये और फिर ये, उसके बाद इसका, फिर इसका, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस था। तो पहले क्या था, ये गोल्ड को रखा जाता था पहले और प्लेटिनम को इधर रखा जाता था। यानी ये माना जाता था कि प्लेटिनम गोल्ड से भारी है। क्या माना जाता था, प्लेटिनम जो है गोल्ड से भारी है। लेकिन इन्होंने आया, प्रॉपर्टी को देखा, समझा और बताया कि नहीं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जो प्लेटिनम है ना वो हल्का है, गोल्ड भारी है। तो इन्होंने क्या किया, पहले प्लेटिनम को रखा और फिर गोल्ड को रखा, यानी गोल्ड का वजन प्लेटिनम से ज्यादा होता था। इसको इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। तो ये था इनका कुछ मेरिट। और सुन के एकदम जो है दिमाग एकदम तुम्हारा एकदम शांत हो गया होगा कि क्या गजब का पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाए थे, जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। उस लेवल पे जाके इन्होंने काम किया। लेकिन होता है ना, कुछ भी करोगे लोग तो गलती निकालेंगे ही, तो कमियों से नहीं घबराना है, क्योंकि कमियां तो सब में आती हैं। चाहे तुम कुछ भी कर दो, कितने एडवांस लेवल पे चले जाओ, लोग तुम्हारे अंदर कमी निकालेंगे। और यही हुआ इनके पीरियोडिक टेबल के साथ। यानी इतना कुछ करने के बाद भी कुछ कुछ इनके पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग था। अब स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आएगा ही। तुम पढ़ाई करने बैठो, 3 दिन पढ़ोगे तुमको दिक्कत होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर सुधार करोगे उस अपने जो है रूटीन में। लेकिन गड़बड़ चलेगा, 1 हफ्ते तक गड़बड़ रूटीन चलेगा। तो ऐसे क्या हुआ, इनके पीरियोडिक टेबल में भी गड़बड़ी आने लगी। तो उस गड़बड़ी को जानने से पहले सबसे पहले ये सारा चीज तुम लोग क्या करो, नोट कर लो, ताकि नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नोट करोगे ना, तो एक बार तो पढ़ लिए, दोबारा नोट करोगे तो सीधे दिमाग में घुसेगा। कहां घुसेगा, दिमाग में सीधे घुसेगा। और किसके किसके दिमाग में घुस गया है बात, तो चलो देखेंगे अब हम कि इसमें क्या क्या कमी आना स्टार्ट हुआ। कि डिमेरिट की अगर बात किया जाए तो कुछ 4-5 जो है डिमेरिट था, जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा था इनको पीरियोडिक टेबल में। पहला जो था वो आइसोटॉप्स था। अब एक सर खुजला रहा है, दिमाग की घंटी जली, ये आइसोटॉप क्या होता है। तो देखो आइसोटॉप थोड़ा बहुत बता दे रहा है, डिटेल में नीचे तुमको वीडियो मिल जाएगा। अगर पब्लिश, इस वीडियो के पब्लिश होने के 7-8 दिन के बाद अगर वीडियो देख रहे हो तो नीचे लिंक में मिल जाएगा, और तुरंत देख रहे हो जिस डेट में ये पब्लिश हुआ है वीडियो, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। वैसे हम बना के नीचे हम लिंक में जो है लिंक में डालें, लिंक मतलब नीचे हम दे देंगे। तो देखो आइसोटॉप थोड़ा सा समझ देते हैं कि आइसोटॉप क्या था। आइसोटॉप का मतलब होता है ना कि वैसा एटम या वैसा एलिमेंट
जो अलग अलग एटॉमिक मासेस शो करता है। और ऐसे कुछ हमारे नेचर में आइसोटॉप पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना 1 एटॉमिक मास भी शो करता है, 2 और 3 भी शो करता है। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो 16 एंड 18 है। कार्बन की अगर बात किया जाए तो कार्बन 12, कार्बन 13, इसका तो नाम सुने होंगे, कार्बन 12 का, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। क्लोरीन की अगर बात किया जाए, किसका? क्लोरीन का, तो 35 एंड 37 शो करता है, 2 आइसोटॉप शो करता है। ब्रोमीन की बात किया जाए तो ब्रोमीन का 79 एंड 81 होता है। क्या होता है? 79 एंड 81, यहां पे लिख दे रहा है ब्रोमीन का 79 एंड 81। यानी ये सब एटम जो होता है, ये सेम एटम का अलग अलग एटॉमिक मास निकल के आया। और जब निकल के आया तो इनका पीरियोडिक था, ये पीरियोडिक टेबल ही था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे सजाना है। यानी अब बात ये हो गया कि हाइड्रोजन को 1, 2, 3 जगह पे रखना था। उसके बाद कार्बन को 1, 2, 3 पोजीशन पे देना था, क्योंकि कार्बन का भी 3 आया। ऑक्सीजन को 2 जगह पे अरेंज करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है और ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास शो भी कर रहा है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन किधर गया? हाँ, इसको 2 जगह पे हम रखेंगे। ब्रोमीन की अगर बात करें, यहां पे ब्रोमीन है, इसको भी हम 2 जगह पे रखेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे आइसोटॉप निकल के आए जिनको अलग अलग जगह पे रखना था। इसके बारे में ये कुछ नहीं बोले, उसकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे नहीं सजाए, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि जब आप खुद रूल बनाए हैं और आप खुद उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो बात ठीक वैसे ही हो गया, कोई लड़की बोल रही कि देखो आज से हम लोग बात कर रहे हैं, तुम किसी दूसरे लड़की से बात मत करना, और पता चल रहा है वो खुद 5 गो से बात कर रही है, तो थोड़ा सा दुख होगा कि नहीं होगा? बुरा तो लगेगा कि खुद रूल बनाए या खुद ब्रेक कर दी। वैसे ये खुद रूल बनाए और अपना रूल खुद ब्रेक किए। ये पहला इनका डिमेरिट था, या इनका जो है प्रॉब्लम बोला जाए। दूसरा ये था कि ये हाइड्रोजन बहुत परेशान किए इनको। पहले तो आइसोटॉप में परेशान कर दिया, दोबारा इनको क्या किया, हाइड्रोजन ये जो दिखाई दे रहा है शैतान बालक, इसको ये फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए। और फिक्स पोजीशन ना देने का रीजन ये था कि ये तो है नॉन मेटल, लेकिन ये सब जो मेटल है ना, इनके जैसा ये प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ये तुम्हारा जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। और क्या करता है? ये सब देखे हो ना, सोडियम तुम्हारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तुम्हारा पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तुम्हारा जो है लिथियम ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, रुबिडियम रिएक्शन करता है। यानी इधर का जो भी है सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब एक चीज तुम और नोटिस किए होगे, हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो इनके जैसा ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। अब यहीं पे हाइड्रोजन नहीं रुका, एक के जैसा तो शो करके इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया, मतलब कंपाउंड बना ही रहा था। अब इन हाइड्रोजन का भी अगर एक प्रॉपर्टी देखोगे ना, जैसे F होता है हमेशा F2 में पाया जाएगा, डाई एटमिक फॉर्म बोला जाता है। यानी 2 F2, Cl2, Br2, I2, इन्हीं के फॉर्म में ये पाया जाता है। देखोगे Cl2, Br2 ऐसे ये जुटा हुआ रहता है। और हाइड्रोजन भी क्या होता है? डाई एटमिक फॉर्म में पाया जाता है, H2। अब हो गया यहीं पे कांड। एक तो पहले इधर मेटल के जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और दूसरा ये हाइड्रोजन की तरह डाई एटमिक मतलब फॉर्म में भी आ गया। अब ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी मिल रहा था वो इन मेटल के साथ मिल रहा था, जो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल याद करो, डोबेराइनर का ट्रायड। डोबेराइनर क्या बोले थे? अल्कली मेटल ग्रुप। और अल्कली में क्या लिखे थे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो इनका ट्रायड यहां पे भी ग्रुप में आया हुआ है, तो इसको अल्कली मेटल ग्रुप बोला जाता है। तो अल्कली मेटल में इसको रख दिए, जो कि बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि हम
अगर एक ग्रुप में मेटल को नॉन मेटल के साथ नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए इसका फिक्स पोजीशन इन्होंने नहीं दे पाया। दूसरा ये गड़बड़ी हो गया। तीसरा गड़बड़ी क्या हुआ? तीसरा गड़बड़ी ये हुआ कि इन्होंने जो है जो भी ग्रुपिंग किए, जैसे ये जो भी ग्रुप बनाए, इसमें ग्रुपिंग करने के चक्कर में, टोटल एलिमेंट को सजाने के चक्कर में कुछ अलग अलग डिससिमिलर एलिमेंट जिनका आपस में प्रॉपर्टी मैच नहीं करता था, उनको भी साथ में रख दिए। अब इसे किसको किसको साथ में रखें? देखो पीरियोडिक टेबल, जैसे देखो अगर हम देखें फर्स्ट ए का देखें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ग्रुप के बी में जो है तुम्हारा कॉपर सिल्वर और गोल्ड, CuAg और Au, यानी कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनके साथ लिथियम सोडियम और पोटेशियम का प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। एक ग्रुप में है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, सिर्फ एक मिलता है, जो स्टार्टिंग में बताए थे, सिर्फ इनका वैलेंसी मिलता है। लेकिन एक वैलेंसी से तो काम नहीं चलेगा। अगर एक ग्रुप में हम रखे हुए हैं तो कम से कम 2-3 प्रॉपर्टी तो मिलना चाहिए, तभी तो पोजीशन देंगे। एक प्रॉपर्टी मिला पोजीशन दे दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी वैलेंसी छोड़ के, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात छोड़ के, गेन और लूज की बात छोड़ के, जो वैलेंसी है उसको छोड़ के इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बैठा, मिला ही नहीं कोई प्रॉपर्टी, सिमिलर तक नहीं मिला। तो ये एक ग्रुपिंग जो है डिससिमिलर हो गया। उसके बाद और भी हुआ, जैसे तुम्हारा हम बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें, किसका बात करें? मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो इनका जिंक और कैडमियम और मरकरी, किसके किससे? जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके साथ प्रॉपर्टी नहीं मैच हुआ। तो ये ग्रुपिंग हमारा डिससिमिलर में आया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम सोडियम पोटेशियम विथ CuAgAu, यानी कॉपर और सिल्वर गोल्ड, इनके साथ मैच नहीं कर पाया। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम और कैल्शियम का प्रॉपर्टी जिंक, कैडमियम और मरकरी के साथ मैच नहीं किया। तो ये एक डिससिमिलर ग्रुपिंग था, यहां पे भी ये मात खा गए। उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग तो सजा रहे थे, ग्रुप में कर दिए, लेकिन कुछ जगहों पे जिनका प्रॉपर्टी मैच करता है, क्या करता है? जिनका प्रॉपर्टी मैच करता है उसको मतलब अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। दो प्यार करने वालों को अलग अलग करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। देखो अब किसको अलग किए? देखो यहाँ पे प्लेटिनम है Pt, और यहाँ पे Au गोल्ड है। इसका प्लेटिनम और Au यानी प्लेटिनम और गोल्ड का आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर मैच करता है, लेकिन इसको अलग अलग कर दिए। देखो इसको यहां पे रखे, यहां पे अलग रख दिए, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को ये सेपरेटेड कर दिए, अलग अलग जगह पे रख दिए। और फिफ्थ वाला तो एकदम भयंकर है, एकदम ब्लंडर जिसको बोला जाएगा, यानी अपना पीरियोडिक टेबल सजाने के चक्कर में मतलब कुछ भी जो मर्जी करेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल सजना चाहिए। एटॉमिक मास को गलत सजा दिए। क्या किए? एटॉमिक मासेस को गलत सजा दिए। अब देखो किसका, जैसे कोबाल्ट और निकिल की हम बात करें, देखो यहां पे दिया होगा, कहां गया? कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट जो होता है ना, इसका वजन ज्यादा होता है निकिल की तुलना में, लेकिन इन्होंने क्या किया? कोबाल्ट को पहले रखे और निकिल को क्या किए? बाद में रखे, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही गड़बड़ी कर दी है। बस हल्का स्लाइटली पॉइंट में एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है, लेकिन रूल तो रूल होता है। अगर आप किसी रूल को बना दिए तो आप भी ब्रेक नहीं कर सकते उस रूल को। तो कॉपर को होना चाहिए इधर, लेकिन कॉपर को होना चाहिए इधर, लेकिन पहले का कॉपर बोल रहे हैं, कोबाल्ट को होना चाहिए निकिल के प्लेस पे, और निकिल को होना चाहिए कोबाल्ट के प्लेस पे। जो गड़बड़ी तुमको साफ दिखाई दे रहा है। और यहीं पे नहीं रुके, प्रॉपर्टी मैच कराने के चक्कर में इन्होंने एक और कांड कर दिया। कांड ये हो गया, देखो यहां पे ये तुमको आयोडीन दिखाई दे रहा है और ये टेलुरियम है, यानी आयोडीन का वजन टेलुरियम से मतलब कम होता है, टेलुरियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है। प्रॉपर्टी नहीं ना बोले, प्रॉपर्टी बोले हैं तो समझ जाना एटॉमिक मास है।
जो टेलुरियम का एटॉमिक मास है वो ज्यादा होता है आयोडीन की तुलना में। यानी टेलुरियम को अगर रखा जाए तो आयोडीन के पोजीशन पर रखा जाना चाहिए और आयोडीन को टेलुरियम के पोजीशन पर रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी मैच कराने के चक्कर में ये दो जगह पे एटॉमिक मास को ही गड़बड़ कर दिए। पहले तो एटॉमिक मास सुधारे थे, लेकिन बाद में क्या किए, सजाने के चक्कर में रॉन्ग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस को क्या किए, सजा दिए। तो ये रहा इनका कुछ डिमेरिट। और याद ये रखना कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया से एक बार रिपीट करके देख लेना। अगर नहीं समझ में आया होगा, वैसे समझ में आया होगा। अब एक सस्पेंस तुम लोग के साथ छोड़ के जाते हैं कि वो क्या ऐसा चीज है जिसको अगर चेंज कर दिया जाए तो पूरा पीरियोडिक टेबल सुधर जाएगा। एकदम माइनर सा छोटा सा चीज है, जैसे देख बोलते हैं ना, नाक के नीचे अगर कोई चीज है दिखाई नहीं देता है, वैसे एकदम छोटा सा चीज है। इतना डीपली बात कर लिए, ये हो गया हाइड्राइड का निकाल दिए, ऑक्साइड का निकाल दिए फॉर्मूला, प्रिडिक्ट कर दिए प्रॉपर्टी, लेकिन एक चीज एकदम छोटा सा चीज अगले लेक्चर में जब बताएंगे कहोगे अरे तेरे की यही था। लेकिन उतना छोटा चीज इतने बड़े लोग भी नोटिस नहीं कर पाए, इसलिए छोटा किसी को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा समझोगे तो तुम्हारे मेहनत को बर्बाद करके रख देगा वो छोटा इंसान या कोई भी छोटा चीज। तो चलो ऐसे ही लेक्चर को देखो, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वहां पे हम लोग जंप करेंगे। अभी सबके कहानी हो गया, इसके बाद हम लोग जंप करेंगे सीधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। तब तक के लिए फिल द नॉलेज।